तब तक एक सब्जेक्ट तो कोई कंप्लीट हो। साइंस में अभी 4 क्लास हुए होंगे बायो के, तो फिजिक्स के 4-5 क्लास होंगे, 4-5 केमिस्ट्री के होंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर आपका ये अच्छी, इसमें सबसे आसान है 5 नंबर लाना। साइंस में सबसे आसान है, जितनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उससे आगे आपका नहीं आने वाला, मान के चलिए आप। तो इसमें कौन कौन से रह गए? पहला पाचन कराया था, दूसरा श्वसन, तीसरा उसको परिवहन भी बोल सकते हो या परिसंचरण। अब आपके 2 बचे हैं, और ये 3 हो गए हैं और ये 2 बचे हैं, और एक जैव विकास, लास्ट टॉपिक आपका जैव विकास है। इतना है बस, इसमें से आपके 3 हो चुके हैं, 3 बचे हैं। 6 ही इसमें टॉपिक हैं पीईटी में, पाचन, श्वसन, परिवहन, प्रजनन तंत्रिका और जैव विकास। तो इसमें से 3 आपके बिल्कुल कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी की है? कृंतक का काम क्या होता है? कृंतक का काटना। कितने होते हैं कृंतक? है 2 जोड़ी ना, 2 जोड़ी 6 हो गए, 2 जोड़ी बता रहे 6 होते हैं। 2 जोड़ी 6 कब से होने लगे? चप्पल नहीं पहनती हो? है चप्पल तो जोड़ी में ही खरीदते होगे ना, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी? चलिए, लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्राइलिन। ऐसे ही ये कॉमन क्वेश्चन है, इससे डीप नहीं जाएगा आपका। या तो फिर जब पीजीटी या टीजीटी की हम तैयारी करते हैं तो ज़्यादा डीप में जाता है, नहीं तो जितने भी 10th लेवल के एग्ज़ाम हैं, ये 10th लेवल के ही एग्ज़ाम है सारे। 10th लेवल की साइंस आती है, 10th लेवल का मैथ आता है, जो भी आप पुलिस है या पीटी है या क्लेट है, ठीक है, इसमें 10th लेवल से ऊपर का नहीं पूछा जाता है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, कुछ भी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ भी लेवल आपका यही रहता है। तो श्वसन तंत्र में जो जानने वाली चीज़ें हैं वो आपको बता ही चुके हैं। श्वसन क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ऑक्सीजन जब फूड को तोड़ती है, भोजन को तोड़ती है, ग्लूकोज को, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, सारी चीज़ें क्लियर है ना? ओके। एल्वियाई जो है उसका क्या काम है, बेंचुअल्स का क्या काम है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परिवहन तंत्र तो बहुत अच्छे से क्लियर किया था हम लोगों को, सारा क्लियर है ना? हृदय वाला, हृदय का जो ब्लड किस तरीके से किस में कहाँ बहता है, किस में अशुद्ध रक्त बहता है, किस में शुद्ध बहता है। सबसे पहले हृदय में, हृदय के किस भाग में रक्त जाता है? ठीक, दायां लिंग में। शुद्ध रक्त कौन सा अंग करता है? हमारे शरीर में रक्त को, रुधिर को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा? फेफड़े। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने उस दिन डिस्कस की थी तो वो कन्फर्म है। एक अगला जो है आपका तो इसी पे हम लोग फिर मैं तंत्रिका तंत्र दिमाग के बारे में पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद जैव विकास कैसे हुआ, किस तरीके से मनुष्य पहले एक आपने सुना होगा कि एक बंदर के रूप में शकल वाला मनुष्य धीरे धीरे किस तरीके से उसका पीढ़ियों दर पीढ़ी वो किस तरीके से एक उसकी लंबाई घटना शुरू हो गई है,
और सुडौल होना शुरू होगा। सुडौल का मतलब होता है जब उस जो टॉपिक आएगा तब हम पढ़ाएंगे, फ़िलहाल में हम इस पे बात करते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आप लोगों ने 10th में शायद साइंस पढ़ी होगी, हाँ पढ़ी है ना? तो इस टॉपिक को इसको बंद कर दो। जिस तरीके से सारे सिस्टम हैं, जैसे हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा, हाँ श्वसन तंत्र पढ़ा और परिसंचरण तंत्र पढ़ा, उसी तरीके से हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं या प्रजनन तंत्र बोलते हैं। अच्छा, प्रजनन क्या है, जनन क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ी होंगी। किसी को क्लियर है कुछ? 10th में पढ़ा होगा, है? उत्तम, क्या होता है? शिशु का जन्म नहीं होता है, संबंधित होता है। बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव का मतलब जानते हो कि थोड़ा कॉपरेट करके इसको समझना, ठीक है? क्योंकि बड़े बच्चे हो, कोई इस तरीके का कोई उसको गलत डायरेक्शन में मत ले जाए हमारे शरीर का। क्योंकि जैसे कई बार बच्चे, कल वहाँ क्लास में एक छिपकली पंखे से टकराई और वो दीवार में चिपक गई। कल की बात है, स्कूल की बात बता रहे हैं। तो अब वो क्लास से बच्चे सब भाग गए बाहर, सर उसमें स्मेल आ रही है, और उस समय स्वीपर था नहीं जो उससे साफ़ करा दें। तो सारे बच्चे, कोई अंदर ही नहीं जा रहा क्लास के। और बच्चों के एम्स क्या हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं सहन कर सकते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, इनका सपना छोड़ दें। डॉक्टर को मरी हुई बॉडी का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, जहाँ पता चलता है 2-2 3 दिन बाद उसका नंबर लगता है बॉडी का, तब उसका जो है वो ऑपरेशन करते हैं। कैसे करते होंगे, ये डॉक्टर को ही हिम्मत है। देखो है, शुरू हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि आपको स्टूडेंट अगर शिक्षित होना चाहते हो, कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा शरीर एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु की तरीके से। उसकी इन्फॉर्मेशन केवल हमें कलेक्ट करना है कि कैसे क्या होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा ही कोई भी जीव, इस संसार का कोई भी जीव जो है इस संसार का, वो अपने ही जैसी संतान को जन्म देता है। अगर अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपनी समाज को आगे ज़िंदा रखने के लिए, अपने परिवार को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है, उसको अपने ही जैसे संतान को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी से नाम पड़ा रिप्रोडक्शन, जन्म देना पड़ेगा, और उसी का नाम पड़ा रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन। क्लियर? तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक ह्यूमन बींग्स का, एक एनिमल्स का। और आज हम ह्यूमन बींग्स पे कंक्लूड करेंगे, उसके बाद कल एनिमल्स पे कंक्लूड करेंगे। एक्चुअल में हम शुरू करते हैं कि जैसे उस दिन आपने एक बात की थी, अवस्थाएं जो होती हैं, बच्चे की अवस्थाएं होती हैं। लगभग अगर हम भ्रूण अवस्था से स्टार्ट करें, भ्रूण सब लोग समझते होंगे, जब बच्चा पेट की माँ के पेट में होता है तो उसको गर्भावस्था या भ्रूणावस्था दोनों हम बुला सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है 0 to 2 ईयर, 0 से 2, तो उसको क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था या शिशु। उस समय वो केवल साउंड वोवेल्स जो स्वर है, स्वर में बात करता है। अब आजकल के बच्चों को नहीं कह सकते, कुछ बच्चे इतने टैलेंट होते हैं वो 2 साल में ही बहुत कुछ बोलना सीख जाते हैं। लेकिन 2 का 0 से 2 जो है वो वोवेल्स आ ई ओ ऐसे करके इन शब्दों से बोलकर बात करता है। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है?
बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद बाल्यावस्था आपका 2 से 6 और 2 से 8 बॉयज़ में 2 से 8 और गर्ल्स में 2 से 6। उसके बाद आपका किशोर। तो इस तरीके से ये चयन चलता रहता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा के अवस्था, बाद में वृद्धावस्था। ठीक है, तो इस तरीके से वो चलता है। अब उसकी तरीके से, जिस तरीके से बालक ने जन्म लिया उसी तरीके से एक दिन वो उसकी सारी सेल्स जो शरीर की होती हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। एनर्जी, जब ब्लड धीरे धीरे बनना बंद होता है तो सेल्स कमज़ोर होती हैं। सेल्स में जो ग्लूकोज, जो हमने पढ़ाया था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो जाके तोड़ती तो है लेकिन कम मात्रा में तोड़ पाती है, और जब एनर्जी कम मात्रा में रिलीज़ होगी तो वो नई ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगी। नई ब्लड सेल्स नहीं बन पाती, धीरे धीरे जो है शरीर अपने आप कमज़ोर होता चला जाता है और वो एक न एक दिन डैमेज होना ही है, ख़त्म ही होना है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल को ही हम इसमें पढ़ना है कि आखिर वो जन्म की प्रक्रिया क्या है। देखिए, 2 तरीके के जीव होते हैं। एक वो जीव होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही व्यक्ति होता है, जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक वो जीव होते हैं जो सिंगल जो जीव है वो अपने संतान को जन्म देता है, उसी में मेल और फीमेल ऑर्गन। जी जी नहीं, जाइगोट इग्नुमस वो तो अलग बात हो गई, भ्रूण से पहले की चीज़ है जब बनती है वहाँ पे। यहाँ पे उसको बोलते हैं द्विलिंगी। 2 तरीके के जीव होते हैं। जी, एक लिंगी ऐसे जीव जिसमें मेल अलग हो और फीमेल अलग हो और वो दोनों मिलकर अपनी संतान को जन्म दें, वो एक लिंगी में, जैसे मनुष्य जिसका हम अभी बात जिक्र कर रहे थे, मानव। द्विलिंगी में बहुत सारे, तो ये द्विलिंगी जीव, इस पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पे आते हैं, इन ह्यूमन बींग्स। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि मनुष्य जो है, क्योंकि मानव का इसमें दिया गया, मानव का है और सिर्फ एनिमल का है, तो एनिमल की हम बात करेंगे कल, उसी में आपको द्विलिंगी के बारे में बताएंगे। मानव में कौन सा प्रजनन है, एक लिंगी या द्विलिंगी? तो सिंगल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सिंगल रिप्रोडक्शन सिस्टम मनुष्य में पाया जाता है। अब इसमें हम 2 चीज़, मेल और फीमेल दोनों व्यक्तियों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसी नए संतान को जन्म देने के लिए। इसमें सबसे पहले ये हमें एक पॉइंट आता है, यहीं से हम शुरू करते हैं कि जब बाल्यावस्था के बाद, जब किशोरावस्था का शुभारंभ होता है, तब हमारे शरीर में, चाहे वो बालक हों चाहे वो बालिकाएं हों, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। उनको बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि नर में या बालक में गौण लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन क्या होता है, मादा में गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप बुक्स वगैरह की हेल्प लेकर आप पढ़ भी सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भी हम क्लास में यहाँ पे डिस्कस नहीं भी कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे। जो हमारे परिवर्तन शरीर में होते हैं अबाउट 9, जनांगों का विकास हो जाता है, जी, आवाज़ का भारीपन हो जाता है। जी जी जी। जैसे जब हमारी बाल्यावस्था रहती है तो हमारी बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, हमारी आवाज़ कैसी रहती है? बिल्कुल एक जैसी, पहचानना मुश्किल होगा कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। लेकिन जैसे ही ये किशोरावस्था स्टार्ट होती है
तो इसमें आवाज़ का सबसे पहला गुण होता है कि आवाज़ का चेंज होना, परिवर्तन होना। जो पुरुष मेल बालक हैं उनकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है और फीमेल्स में चेंज ही नहीं होती है। क्लियर? दूसरा, हाँ, जो हमारे जननांग हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, अंग जो हैं, उनका विकास शुरू हो जाता है। हेयर, जो बाल जो हैं वो भी हमारे बॉडी पे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये किशोरावस्था में है, किशोरावस्था में। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना, 8 to 12 और 8 to 14 फीमेल, मेल। 8 वो उसको छोड़ ही दीजिए। किशोरावस्था जो है फीमेल में कहाँ से शुरू हो जाती है? 12 से, और मेल में 14 से। यहाँ से हमारे ये गौड़ जो लैंगिक लक्षण हैं वो हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है? उसके बाद अब सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उसके कई अंग हैं, कई चीज़ें हैं। सर टाइम कितना हो गया? है? कल करें इसको कंक्लूड, बहुत बड़ा है, पूरा कराएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? तो ज़्यादा समझ में आएगा। टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चे भी। मैथ आपका टेंशन मतलब, मैथ 1 अक्टूबर से आपका कंटिन्यू चलेगा, उसकी टेंशन मत लो, मैं उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ।